पहुंचती बात होती है ओल्ड एस्गार्ड से। एक वकांडियन शिप वहां पहुंचती है। शिप से बाहर निकलते ही डोरा मिलाजे ने कहा, ये एक सुनसान और अशुभ जगह है, विद ड्यू रिस्पेक्ट माय किंग, हमें शिप को गार्ड करने के बजाय आपको गार्ड करना चाहिए। तो ब्लैक पैंथर कहता है, नहीं, मुझे अकेले आने का न्योता मिला था, हमें अपने स्वागत करने वाले को गुस्सा नहीं दिलाना है। डोरा मिलाजे फिर से कहने लगे, मेरा यकीन मानिए, जमीन सुनसान दिख रही है लेकिन है नहीं, इसे हल्के में लेना ठीक नहीं है, नॉट इवन बाय किंग्स। कस ब्लैक पैंथर खुद चल के ओडिन के पास पहुंच जाता है, जिसे देखकर ओडिन ने कहा, तो आप आ गए किंग ऑफ वकांडा। तो टिचाला कहता है, आपने अपने क्रेवन को मेरे घर भेजा था, मैं कैसे ओडिन द ऑल फादर ऑफ एस्गार्ड के न्योते को अस्वीकार करता। ओडिन दुख में कहते हैं, एस्गार्ड अब वो नहीं रहा जो ये हुआ करता था, और ना ही मैं। उम्मीद है कि तुम वैसे हो जैसे तुम्हें होना चाहिए था वकांडा के महाराज। ब्लैक पैंथर ये सुन के थोड़ा हैरान रह जाता है। उसने पूछा, आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कि हम पहले भी मिल चुके हैं, लेकिन मेरी मानो, अगर ऐसा होता तो वो मुझे याद जरूर रहता। तब ओडिन ने जवाब दिया, इन कई युगों में कई पैंथर किंग से मिल चुका हूँ, मेरी उम्र होने के बाद भी ये याद कर सकता हूँ, तुम लोगों का राज्य सिर्फ गुफाओं में रहा करता था, लेकिन मुझे एक बात तुम सब लोगों में कॉमन लगी, तुम अपने लोगों को दूसरी बाहरी ताकतों से बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हो। जहाँ बाकियों के लिए तुम जिद्दी, निर्दयी और खतरनाक हो, वही ठीक इसीलिए मैं तुम्हें हमेशा से पसंद करता आया हूँ। ओडिन ब्लैक पैंथर को लेकर कहीं चलने लगते हैं। उन्होंने कहा, मैंने हाल ही में अपने राज्य को निराश किया है, मैं अपने लोगों को बचा नहीं सका। इस सोने के एस्गार्ड को गॉड हेटिंग बीस्ट मैंगोफ ने तबाह कर दिया। बहुत से एस्गार्डियंस ने इसे झेला है, और अब सभी गॉड्स हमारे पूर्वजों के खंडरों में गंदगी के बीच रहते हैं, लेकिन जो आ रहा है ये उसके सामने कुछ नहीं है, और उसी के लिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया ब्लैक पैंथर। 1 मिलियन साल पहले मुझे तुम्हारे पूर्वजों की बात मान लेनी चाहिए थी, मुझे थोड़ी रहमदिली दिखानी चाहिए थी। अगर ऐसा किया होता तो शायद फाइनल होस्ट भी हमें काइंडनेस दिखा देता। और गैस इसके साथ ओडिन ब्लैक पैंथर को एक रूम में ले आते हैं जहाँ पत्थर की कुछ मूर्तियाँ रखी हुई थी। ब्लैक पैंथर ने पूछा, 1 मिलियन साल, लेकिन तब तो यहाँ कोई इंसान भी नहीं थे। ओडिन ने जवाब दिया, हाँ शायद नहीं, लेकिन तब गॉड्स थे, एक गुफा निवासी जिसके पास गॉड जैसी शक्ति थी, एक जादूगर, एक ड्रैगन प्रिंसेस जो एक अनजाने छिपे शहर से आई थी, और एक कभी न खत्म होने वाली आग जो जलती रहती थी कॉस्मिक पावर्स। उस आखिरी वक्त में हम सब एक साथ लड़े इस दुनिया को बचाने के लिए, लेकिन शायद वो हमारी सबसे बड़ी गलती थी। अच्छा होता अगर हमने इस दुनिया को मरने के लिए छोड़ दिया होता। और फिर गाइस हम देखते हैं 1 मिलियन साल पहले की एक झलक। सभी के सभी हीरोज एक बड़े से बॉडी के ऊपर खड़े थे। ब्लैक पैंथर कह रहा था, हमने ये ठीक नहीं किया, आसमान से आई इस चीज को हमें नहीं मारना चाहिए था। जिस पर पहला सोर्सर सुप्रीम आगामोटो कहता है, मुझे अभी भी नहीं लगता कि ये सच में मर चुका है, और क्या ये चीज मर भी सकती है। ओडिन ने कहा, यह सच में मर चुकी है, मेरा यकीन करो, मैंने इसके जैसे बहुत से जायंट्स को मारा है। ब्लैक पैंथर कहता है, ये बीमार था और किसी वजह से अपना माइंड खो चुका था, सुअर की तरह इसके मुंह से झाग निकल रहा था, मेरे कबीले के लोग इसे ठीक कर सकते थे, हमें इसे बचाना चाहिए था। मुझे हम सब के लिए डर लग रहा है, क्योंकि अगली बार आसमान से जो आएगा वो इसकी तरह माइंडलेस नहीं होगा, बल्कि बदला लेने के लिए आएगा। और फिर प्रेजेंट टाइम में ब्लैक पैंथर ओडिन से ये सुनने के बाद कहने लगा, आपने 1 मिलियन साल पहले एक पागल सेलेस्टियल को मारा था, ब्रह्मांड की सबसे ताकतवर और अनजान कॉस्मिक बीइंग में से एक को, जिसको किसी ने अभी तक फेस नहीं किया, और फिर आपने अर्थ के अंदर उसे दफना दिया, और वो भी अफ्रीका के नीचे। जिस पर ओडिन ने जवाब दिया, मैं चाहता था कि इसे चांद पर टांग दूं ताकि दूसरों के लिए चेतावनी की तरह हो, लेकिन जैसा मैंने बोला वो जादूगर बहुत ज्यादा जिद्दी था। ब्लैक पैंथर वहाँ से जाने लगता है। उसने कहा, अब ये सब मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं खुद इससे निपट लूंगा। तो ओडिन ने कहा, अभी उसके लिए बहुत देर हो चुकी है, वो अभी वहाँ दफना हुआ नहीं है। टिचाले ने पूछा, तो कहाँ है वो, कहाँ है उस सेलेस्टियल की बॉडी। ओडिन कहते हैं, मेरा बेटा मुझसे कल मिलने आया था। टिचाला ने पूछा, थॉर आया था, मैंने सुना वो फिर से वर्दी बन चुका है। ओडिन थोड़े परेशान होकर जवाब देते हैं, नहीं थॉर नहीं, वो लोकी था, उसने किसी तरह सेलेस्टियल की शक्ति हासिल कर ली है। टिचाला वापस मुड़ के कहता है, क्या आपने खुद अपनी आंखों से ये होते हुए देखा। ओडिन ने कहा, मैं बस ये बता सकता हूँ कि फाइनल होस्ट आ रहा है, और तुम्हारी दुनिया को एक पैंथर की जरूरत है जो उन्हें लीड कर सके, जैसे तुम्हारे पूर्वजों ने किया था। और मुझे भी तुम्हारी मदद चाहिए, ताकि जब तुम लोकी से मिलो तो वो कर सको जो थॉर का भी नहीं कर सका, और ना ही कमजोर मैं। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए ब्लैक पैंथर, मेरे बेटे को मारने के लिए। जिस पर ब्लैक पैंथर कहता है, 1 मिलियन साल पहले आपने जो प्रॉब्लम धरती पे फैलाई है, मैं उससे निपट लूंगा। और हाँ, ऑल फादर ओडिन, अगर इस दुनिया को बचाने के लिए लोकी को मारना पड़े तो वही सही, लेकिन किंग ऑफ वकांडा किसी का खरीदा हुआ हथियारा नहीं है, यहाँ तक कि गॉड्स के लिए भी नहीं। ओडिन कहने लगे, दुनिया को बचाओगे, तुमने गलत समझा पैंथर, बचने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। तुम फाइनल होस्ट को कभी नहीं रोक सकते, चाहे तुम कितने भी बेवकूफों को अपने साथ इस जंग में शामिल क्यों ना कर लो। ब्लैक पैंथर वहाँ से जाते जाते कहता गया, जो होगा देखा जाएगा,
मुझे पता है ऐसे इम्प्रेसिव बेवकूफ कहाँ मिलेंगे। उधर टोनी जस्ट कोमा से उठा ही था, पर वो थॉर और कैप्टन से एक बार मिलने के लिए बाहर चला गया। वो तीनों वहाँ शराब पीते हुए अपने लंगोटिया यारों वाली बातें कर रहे थे कि तभी टोनी का AI अलार्म बजने लगता है। उसने कहा, आपकी इमोशन भरी स्पीच के बीच अलार्म देने के लिए मुझे माफ करना, लेकिन मिस्टर स्टार्क मेरे पास एक सीरियस न्यूज़ है। सैटेलाइट्स ने मल्टीपल एनर्जी फ्लक्चुएशंस को अर्थ के करीब डिटेक्ट किया है। मैसिव फ्लक्चुएशंस, एकदम ही अनजान और भारी भरकम, सभी के सभी एक अनजान ओरिजिन से आ रहे हैं। कैप ने कहा, लगता है समय आ गया है अवेंजर्स असेंबल का। टोनी ने फिर से AI से पूछा, ऑल राइट, तो फिर हमें कहाँ जाना मदरबोर्ड? AI ने जवाब दिया, यहाँ से करीब 200 माइल सीधे ऊपर सर। लेकिन गाइस वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं साउथ अफ्रीका की जमीन के करीब 2 माइल्स नीचे डॉक्टर स्ट्रेंज और ब्लैक पैंथर वो और भी नीचे जा रहे थे। डॉक्टर स्ट्रेंज ने कहा, ये एक इम्प्रेसिव घटना है, ये किसी सिविलाइजेशन के इंसान लग रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुमने मुझे यहाँ आर्कियोलॉजी के लिए बुलाया है। तो फिर मुझे खेद है कि मैं उस तरह का डॉक्टर नहीं हूँ टिचाला। इस पर टिचाला ने कहा, किसी एंशिएंट शवशेषों की भारी गुफा में हमारा क्या काम डॉक्टर स्ट्रेंज? हम यहाँ हैं क्योंकि ये गुफा नई है। वो दोनों एक हड्डियों के ढेर के सामने पहुँचते हैं। स्ट्रेंज ने कहा, ओह आई सी। पैंथर कहने लगा, ये सब इस खुदाई के पहले आर्कियोलॉजिस्ट थे, अर्ली पैलेलिथिक पीरियड के एक्सपर्ट्स। स्ट्रेंज ने कहा, हैरानी की बात है ना, लेकिन ये एक हाई रिस्क एरिया है आर्कियोलॉजी के लिए। तुम कभी नहीं जानोगे आगे कौन सा शापित मकबरा ये स्क्रल्स की शिप मिल जाए। चाला सीरियस है। उसने कहा, नहीं, उनको ये नहीं बल्कि कुछ और मिला था। उन्होंने बहुत ज्यादा कॉस्मिक एनर्जी वाले रेडिएशन को ढूंढ निकाला था, एक सेलेस्टियल। उनके हिसाब से वो यहाँ करोड़ों सालों से दफन था, और जब वो सब यहाँ आए तो उस कॉस्मिक एनर्जी ने उन सबको जिंदा जला डाला और वो बॉडी यहाँ से गायब हो गई। ब्लैक पैंथर के सूट से निकली रोशनी में उनको गुफा की दीवारों पे कुछ पेंटिंग्स दिखाई देती है। स्ट्रेंज ने पूछा, ये क्या है? तो टिचाला ने कहा, ये तो तुम बताओगे कि ये क्या है डॉक्टर स्ट्रेंज। इस पर स्ट्रेंज आए फगमोटो की मदद से देखते हुए कहने लगा, यहाँ पर मैजिक का इस्तेमाल किया गया था, ऐसी स्पेल जो इस जगह को बाहर वाले लोगों से अलग रखती थी, और जो यहाँ था उसे यहीं कैद करके रखा था। एक बहुत पुराना मैजिक, बाय द होरी होस्ट ऑफ ऑगत। ये तो अगमोटो का खुद का मैजिक था। अगमोटो अर्थ के पहले सोर्सर सुप्रीम थे। टिचाला ने पूछा, तो फिर क्या हुआ उन स्पेल्स का? स्ट्रेंज ने जवाब दिया, हाल ही में मेरी इंपीरिकल ग्रुप के साथ लड़ाई के दौरान सभी स्पेल्स खत्म हो गए, और स्पेल्स इतने पुराने थे कि उनको दोबारा नहीं बनाया जा सकता। ये स्पेल्स कुछ ऐसी चीज के लिए थे जिसका साइज बहुत ही बड़ा था, और शायद वो चीज जिंदा भी थी। उसके डर के निशान अभी भी इन दीवारों पे महसूस हो रहे हैं। डर, अकेलापन और गुस्सा। वो एक सेलेस्टियल था या कुछ और बहुत ही भयानक था। टिचाला ने कहा, हाँ, मेरी कैलकुलेशंस के हिसाब से भी वो बहुत बड़ा था, कम से कम 600 मीटर का तो होगा ही। तो अब सवाल आता है कि वो चीज गई तो गई कहाँ? बस डॉक्टर स्ट्रेंज और ब्लैक पैंथर कुछ सुरंगों के सामने खड़े थे। स्ट्रेंज ने कहा, अगर वो 600 मीटर का था तो मुझे नहीं लगता वो इन सुरंगों से बाहर निकलेगा। तो ब्लैक पैंथर ने जवाब दिया, नहीं, लेकिन कुछ तो जरूर निकला है। मैंने 4 घंटे पहले नीचे एक ड्रोन भेजा था, वो करीब 200 माइल्स अंदर था और उससे भी आगे जा रहा था, लेकिन तभी उससे कांटेक्ट टूट गया। स्ट्रेंज कहता है, वो पिघल गया होगा, इसमें कोई शक नहीं है। तुम जितना नीचे जाओगे तुम्हें उतनी गर्मी महसूस होगी, एकदम सूरज के जैसे। ब्लैक पैंथर ने कहा, हम जितना नीचे जाएंगे हम उतना ही हमारे जवाब के करीब होंगे। तब स्ट्रेंज कहता है, मैंने वो मूवी देखी है जिसमें एक चीज थी जो लोगों के चेहरे पर चिपक जाती है और अर्थ को भी खत्म कर देती है। टिचाला, मुझे लगता है हमें एवेंजर्स को बुला लेना चाहिए। टिचाला ने जवाब दिया, नहीं, कोई एवेंजर्स नहीं स्टीफन। गुफा की दीवारों पे जो सिंबल है वो स्टोन एज के समय के हैं। यहाँ हमारा सिंबल भी है और तुम्हारा भी। जो कुछ भी हो रहा है डॉक्टर, हम पहले से उसके साथ जुड़े हुए हैं। मैं तुमसे नीचे मिलता हूँ। और फिर टिचाला उन सुरंगों में से एक में घुस जाता है। स्ट्रेंज ने कहा, ओह ग्रेट, सो अगर किसी को मेरी जरूरत पड़ेगी तो मैं अब अर्थ के सेंटर पे रहूंगा। और फिर वो भी ब्लैक पैंथर के पीछे पीछे चल देता है। इधर ये सब चल ही रहा था तभी लॉस एंजलिस में रॉबी यानी घोस्ट राइडर अपनी कार के बोनट को खोलकर कुछ चेक कर रहा था। तभी पीछे से उसके भाई ने पूछा, हम फिर से कब राइड पे चलेंगे रॉबी? तुम मुझे बहुत दिनों से घुमाने नहीं ले गए। तो रॉबी ने कहा, हाँ मुझे पता है गैवे, बस ये कार ये कुछ दिनों से कुछ वियर्ड हरकतें कर रही है। गैवे ने पूछा, क्या मतलब वियर्ड? ये तो पहले से ही वियर्ड है। जिस पर रॉबी ने बोनट को बंद करते हुए कहा, तुम बस कुछ दिन इस गाड़ी से दूर रहना, ओके गैवी, जब तक कि मैं इसका कोई हल ना निकाल। उस कार की शाइनी बोनट पर राइडर की साफ दिख रही। अब ये एपिसोड यहाँ पर